Till their stooges can win the confidence of the Sikh electorate to the SGPC. Thank you very much, sir. Sri Salkan Murmu. उपाध्यक्ष महोदय, देश के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर हो रही बहस पर आपकी अनुमति से मैं कुछ मुद्दे संक्षिप्त रूप में रखना चाहता हूं, और उसके पहले मैं इस बहस को लाने के लिए माननीय रामविलास पासवान जी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, और उन्होंने जिस बाखूबी अच्छे तरीके से इस विषय का प्रवेश किया है वो भी तारीफ़े काबिल है। मैं दो भाग में अपनी बात को कम समय में रखना चाहूँगा। एक भाग मैं झारखंड राज्य के ऊपर एससी और एसटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये अत्याचार झज्जर की तरह नहीं है कि कुछ लोग मारे गए, लेकिन ये अत्याचार हो सकता है लंबी समय पर, लॉन्ग रन में भारी नुकसान वहाँ के लोगों को पहुँचा सकती है। और इसका पहला उदाहरण मैं आरक्षण के नीति के ऊपर रखना चाहता हूँ। चूँकि झारखंड प्रदेश नवगठित प्रदेश है और वहाँ नई तरीके से आरक्षण की बात उठी, और अभी भी न्याय संगत तरीके से इस विषय का कोई हल नहीं निकला है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ एससी, एसटी, बीसी और ओबीसी की आबादी लगभग 90% है, और पूरे देश में साधारणता जो औसत है कि एसटी 7.5%, एससी 14% और बीसी या ओबीसी मिला के 27%, तो ये सारे का योग होता है 49.5%, और उसी आधार से 50% से ज़्यादा आरक्षण ना देने की एक बात समझ में आती है। लेकिन झारखंड में आदिवासी 7.5 की जगह लगभग 30% हैं, तो अपने आप इसको 50 से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आज की परिस्थिति में हम लोग संसद में विचार कर रहे हैं कि राजस्थान में अगड़ी जातियों को आरक्षण दिया जाए आर्थिक आधार पर, लेकिन झारखंड की परिस्थिति, यदि वहाँ 90% लोगों को आप 50% देंगे तो उनको न्याय नहीं मिलेगी, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य ही है कि जो लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रहे हैं उनको आगे बढ़ाना। और जिस राज्य में इनकी आबादी इतनी ज़्यादा है उनको आप कम कैसे करेंगे, जबकि इसी देश में तमिलनाडु जैसे राज्य में अभी भी 69% आरक्षण जारी है। और इन कारणों से झारखंड में वहाँ जो सरकार आज चल रही है उसने 73% आरक्षण घोषित कर दिया, और उस घोषित आरक्षण को अब कर दिया 50। अब इससे वहाँ भारी असंतोष है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि शासक दल के साथ तो ये हो रहा है, उसकी कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि वहाँ के लोगों को आरक्षण के तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को न्याय दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जो प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये भी नहीं चाहते हैं। तो 73 से 50 हो गया, अब तक किसी पार्टी ने इस पर ना कोई हैतोबा मचाई, ना कोई आंदोलन किया, ना असेंबली में इसके लिए लड़ाई झगड़ा या कोई बात हुई। तो मुझे लगता है ये उस राज्य के लिए दूरगामी रूप से एक बहुत बड़ा अत्याचार एससी, एसटी, ओबीसी के साथ होने वाला है। अब वहाँ जो असंतोष अब खड़ी हो गई है, तो वहाँ की सरकार अब
लाठी और बंदूक से जो जनतांत्रिक आंदोलन है, जो लोगों की आशा और अभिलाषा है, उसको दबाने का काम कर रही है। अब नक्सलाइट के नाम पर आदिवासियों को मार रही है। तो ये जो कार्रवाई है इसको रोकना पड़ेगा और मुझे लगता है इस मामले पर केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा और इस संसद को भी, क्योंकि संसद ने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर इस नए राज्य का गठन किया है और उस राज्य के लोगों की आशा और अभिलाषा जो आज पूरी नहीं होगी तो वहाँ धीरे धीरे जो राज्य में इतना पोटेंशियल है सब प्रकार का, चाहे खनिज का हो, वन का हो, जल का हो या जन संपदा का हो, वहाँ बहुत बड़ा गोलमाल हो सकता है। इस तरफ पार्लियामेंट को, केंद्र सरकार को और सभी प्रमुख दल और नेताओं को विचार करना पड़ेगा। दूसरा मुद्दा यहाँ है कि झारखंड में विगत आज़ादी के बाद 50 वर्षों में झारखंड के हम लोग बिहार को दोष देते रहे कि बिहार ने हमेशा इस क्षेत्र का शोषण किया, लेकिन दुर्भाग्य से झारखंड में दो बड़ी कानून अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। एक का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और दूसरे का नाम है संताल परगना टेनेंसी एक्ट। मिस्टर मुर्मू, सर मुझे थोड़ा कहने दिया जाए। lengthy, if I am not making lengthy, I am speaking only fact. Only I am only telling you. Sir, these are the issues which if needed you to want be more reflected. time, like Mr. Manji, is if you want I agree, I know entire thing can we go are and go on. having time constraint, Yes. but I think these are the issues which needed to be, I mean, Alright, this alright. house should know it, sir. Please, yes, you can go on. Okay. मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और 5 मैं तो उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ और जो मैं बोल रहा हूँ वो फैक्ट ही बोलूँगा। कोई बनी बनाई बात या इस पार्टी का उस पार्टी के तरफ आरोप, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात मैं ये रख रहा था कि झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध सिद्धू मुर्मू के नेतृत्व में बहुत बड़ा संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ और उस विद्रोह के कारण अंग्रेजों को पता लगा कि ये आदिवासी हमसे क्यों लड़ते हैं और उन्होंने महसूस किया कि ये आदिवासी अपनी जमीन और जंगल को प्यार करते हैं, वो अपनी स्वशासन पद्धति को प्यार करते हैं और वहाँ किसी बाहरी दखल को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसी प्रकार बिरसा मुंडा, उसके नेतृत्व में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 1895 से 1900 के बीच में और इन दो बड़े आदिवासी विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध होने से दो बड़ी कानून अंग्रेजों ने बनाई कि वहाँ के आदिवासियों पे उनकी ज़मीन से बेदखल कोई ना कर सके। लेकिन आज की सरकार ने एक कमेटी बना दी कि इन दोनों कानून को ख़त्म किया जाए। अब ये कानून ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ आदिवासी और मिलेगा नहीं, उसकी तमाम ज़मीन को लोग हड़प लेंगे, खरीद लेंगे। आज दोनों कानून है, इसके बावजूद लाखों हेक्टेयर ज़मीन उनकी छीन ली गई है। सरकारी पदाधिकारी बेईमानी करके वो ज़मीन को हस्तांतरित कर चुके हैं और उन ज़मीनों को अभी वापस लेना चाहिए, आदिवासियों को वापस देनी चाहिए, लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर रही है। बल्कि सरकार ने अपना एक नया षड्यंत्र शुरू किया है कि हम इन दोनों कानून को ही खत्म कर दें। यदि ऐसी स्थिति आएगी तो समझ लीजिए झारखंड से आदिवासी और मिलेगा नहीं। दूसरा एक बहुत बड़ा विपदा वहाँ ये आई है कि जंगलों से भी आदिवासियों को भगाओ। अब उस पर केंद्र सरकार ने भी अपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक लोगों को नोटिस दे दिया है और अभी झारखंड में सारंडा का जो जंगल है वो एशिया प्रसिद्ध है और उस सारंडा के क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में, पोड़ाहाट के क्षेत्र में जो आदिवासी लंबे समय से रहते थे, आज उनको हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बड़ा दलित और आदिवासियों पर अत्याचार क्या हो सकता है कि उनको जमीन पर बने रहने की जगह जमीन से हटाने की बात हो रही है और विगत 50 साल में विकास के नाम से केवल उनका विस्थापन हुआ है, पलायन हुआ है। तो ये आरक्षण का जो मुद्दा है, जमीन से उनको हटाने का जो मुद्दा है, मेरी समझ से एक दिन में 5 लोग नहीं मारे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग खत्म हो जाएंगे। और इससे एक निष्कर्ष वहाँ ये भी दिखता है आंकड़ों पर
कि हर 10 साल में आदिवासियों की आबादी झारखंड में घट रही है, जबकि पूरे देश में आबादी बढ़ रही है। हम आज़ादी के समय 30 करोड़ थे, आज 102 करोड़ हो गए, लेकिन आदिवासियों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको पलायन और विस्थापन के लिए मजबूर किया जा रहा है और बाहरी आबादी बाढ़ की तरह वहाँ आ रही है, तो आनुपातिक रूप से उनकी आबादी का परसेंटेज घट रहा है। तो इन चीज़ों पर वहाँ ध्यान केंद्र सरकार को, बड़ी पार्टियों को और इस संसद को करनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 2002 के प्रारंभ में झारखंड हाई कोर्ट ने लगभग 5000 क्लर्क और चपरासियों की नियुक्ति की और सभी जिला न्यायालयों में उनको भेज दिया, और इन नियुक्तियों में एससी, एसटी, बीसी, ओबीसी के लिए कोई आरक्षण का नियम लागू नहीं हुआ, बिना नियम के नियुक्ति हो गई। और इसका विरोध जब हम लोगों ने किया, हमने किया, खासकर सिंहभूम जमशेदपुर के जिला न्यायाधीश से हमने मिलना चाहा कि ये नियुक्तियां आरक्षण के नियमों का पालन किए बगैर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और हमें अरेस्ट कर लिया गया, हमारे तमाम साथियों को भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद हम लोगों ने आमरण अनशन किया कि इसकी सफाई किसी ना किसी को देना होगा। हमने राष्ट्रपति को लिखा, राज्यपाल को लिखा, एससी एसटी नेशनल कमीशन को लिखा, आज तक उसका कोई जवाब है न जांच है। तो ये दूसरी जो घटना है, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि क्लर्क और चपरासी के लिए वहाँ लोग उपलब्ध हैं, लेकिन जो एससी एसटी बीसी ओबीसी के लिए ये नियुक्तियों में आरक्षण का नियम है, उसका बगैर पालन किए ये काम हुआ है। इससे भी स्पष्ट होता है कि झारखंड हाईकोर्ट जो न्यायालय है वो भी कितना बड़ा अन्याय कर सकता है। तो ये दो घटनाएं मैं झारखंड के संदर्भ में आपके पास रखा। अब मैं 4-5 राज्यों के संदर्भ में जो आदिवासी हैं, जैसे झारखंड राज्य है, बंगाल है, उड़ीसा है, आसाम है और बिहार का कुछ क्षेत्र, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार आदि, इन क्षेत्रों में भी एक बड़ी आबादी आदिवासियों की रहती है, बाकी दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ। इस संदर्भ में मैं 19 को भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया हूँ। 3 विषय उसमें मैंने रखे हैं, जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ, और ये भारी अन्याय का मामला है। भारत के संविधान में भाषाओं की मान्यता, भाषाओं को 8वीं अनुसूची में लाने का प्रावधान है। पूरे भारत में आज तक एक भी आदिवासी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जबकि 18 शामिल भाषाओं में 6 ऐसी भाषाएं हैं जो पूरे भारत में संथाल जाति के लोग सर्वाधिक हैं और उस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मगर उस भाषा से बहुत कम लोग बोलने वाले नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, संस्कृत और कश्मीरी, इन भाषाओं को मान्यता मिल गई। और तब कोई क्राइटेरिया नहीं था, कोई मानदंड नहीं थे। जब मैं 12वीं लोकसभा में सदस्य बना, मैंने संताली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मामला कई बार उठाया, 13वीं लोकसभा में भी उठाया। हर बार गृह मंत्रालय की तरफ से यही उत्तर संसद में भी दिया जाता रहा, लिखित रूप में भी दिया जाता रहा कि एक हाई पावर्ड बॉडी का गठन किया जाएगा, एक क्राइटेरिया इवॉल्व की जाएगी और उसके बाद ऐसी तमाम मांगों पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी अचानक बोडो भाषा को संविधान में शामिल करने के लिए बिल हाजिर हो गया और बोडो भाषा भाषियों की आबादी मुश्किल से 10-12 लाख है। संताली भाषा बोलने वालों की आबादी लगभग 100 लाख से ज़्यादा है और संताली भाषा बोलने वाले की संख्या आसाम में, बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, यहाँ तक कि त्रिपुरा में। तो मेरा कहना है, मिस्टर मुर्मू, नाउ प्लीज कंक्लूड नाउ। सर, हार्डली अनदर 4 or 5 minutes। No, तो please, मैं ये कहना चाहता हूँ, कंक्लूड नाउ, यू हैव टेकन मोर देन। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमारी भाषा को already taken 15 minutes, Mr. Murmu. आई एम सॉरी फॉर दैट सर, बट आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद इन नेक्स्ट 5 minutes। हमारी भाषा की मान्यता नहीं होने से क्या हो रहा है, शिक्षा और साक्षरता में हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे लिए बंगला भाषा, उड़िया भाषा, हिंदी भाषा विदेशी भाषा की तरह है, इसलिए हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है।
उनको बातें समझ में नहीं आती है स्कूल में, घर में एक भाषा से बात करते हैं, स्कूल में दूसरी भाषा, और हमेशा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन के कारण से वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि उनको ये मौका मिलेगा, अपनी भाषा से प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ेंगे, तो कम से कम मैट्रिक तक, जैसे बंगाल के लोग बांग्ला में पढ़ते हैं, उड़ीसा के लोग उड़िया में पढ़ते हैं, उसके बाद अंग्रेजी भी सीखते हैं, तो हमारे बच्चों को भी अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, तो एक बड़ा चमत्कार आ सकता है। जब हम शिक्षित ही नहीं होंगे तो विकास के रास्ते में आगे बढ़ेंगे कैसे? बाकी लोगों को आपने मौका दे दिया, पूरे भारत के लोग यदि केवल हिंदी ही पढ़ते तो भी हम मान लेते। आपने बाकी लोगों के लिए उड़िया, बांग्ला, हिंदी, तमिल, तेलुगु, नो, आई एम सेइंग कि यू हैव गिवन recognition to all the regional languages, then what wrong we have done? भारत में आधी शताब्दी के तक भी आजाद भारत में हमारी एक भी भाषा को मान्यता नहीं मिली। तो मेरा मांग है भारत सरकार से, इस पार्लियामेंट से, कि संताली भाषा को भी संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इसी के साथ साथ हो भाषा, मुंडा भाषा और कुड़ुक भाषा, ये भी बाकी आदिवासी भाषाएं हैं, इन पर भी विचार होना चाहिए। दूसरा मुद्दा है हमारे धर्म का। जैसे मान साहब ने सिख रिलीजन के बारे में कहा, हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। 2001 साल की जनगणना में हमने रजिस्ट्रार जनरल से भी मुलाकात की, झारखंड के मुख्यमंत्री को भी लिखा, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी मैंने ये बात छोटी रूप में उठाई कि भाई जब बौद्ध और जैन धर्म के लोग, जिनकी आबादी बहुत थोड़ी है, उनको भी धार्मिक मान्यता दी गई है, तो हमें ये क्यों नहीं दिया जाता? चूंकि ना हम हिंदू हैं न क्रिश्चियन हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं और आदिवासियों की एक बड़ी विशिष्ट पूजा पद्धति है, धार्मिक पद्धति है, संस्कार है, सब चीज है। लेकिन इस पर भी, जबकि संविधान में आर्टिकल 25(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है कि हर एक भारत के नागरिक को अपनी धार्मिक पद्धति बचाने और बढ़ाने का हक है, लेकिन ये हक मुझे लगता है भारत के संविधान और देश ने हमको नहीं दिया है, तो ये भी हमें मिलनी चाहिए। और तीसरी बात अंतिम है, शेड्यूलिंग का मामला। आसाम की चाय बागान में 200 साल पहले से झारखंड के संतान मुंडा हो, उरांव वहां ले जाए गए अंग्रेजों के द्वारा। चूंकि ये लोग झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, तो अंग्रेजों ने सोचा स्ट्रैटेजिक प्लान के तहत कि इनको आसाम में चलो, चाय की खेती कराएंगे, कुछ खाना खिलाएंगे और इस प्रकार से यहाँ उनकी लड़ने की क्षमता को घटाया जाए, यही था उनका मकसद। और इसी प्रकार भारत देश से अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों को, किसी को मॉरिशस ले गया, किसी को फिजी ले गया, किसी को त्रिनिदाद ले गया। लेकिन दुर्भाग्य यहाँ ये है कि 200 साल हो गया, लेकिन आज तक इन आदिवासियों को, जिनकी आबादी चाय बागान और विभिन्न जिलों में लगभग 50 लाख है, उनको आज तक ना आदिवासी का दर्जा दिया गया, ना उन्हें आसामीज का दर्जा मिला। वो बेचारे अब Now, Mr. Murmu, I have to now put a full stop now. No. There is you are taking undue advantage of my liberty. इथनिक वायलेंस में अभी लाखों लोग रिलीफ कैंप में, जबकि ऐसे ही लोग 1 minute. सर आई एम कंक्लूडिंग सर। Yes, conclude then. ऐसे ही लोग फिजी या मॉरिशस में न केवल उस देश के नागरिक बने, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के दर्जे को भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो यहाँ से वहां ले जाए गए, 200 साल से देश की इकोनॉमी को सहयोग कर रहे हैं, उनको आज तक आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। बेचारे बड़ी कठिन परिस्थितियों में है। केंद्र सरकार से और इस पार्लियामेंट से मेरा आग्रह है कि उनको अविलंब आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। धन्यवाद। Now, Shri Prakash Ambedkar. Mr. I.D. Swami. डिप्टी पीएम कर लिया। The Honorable Minister is here, so Mr. Advani ji. Yes. Mr. Speaker, sir, I beg to move that the Constitution 100th Amendment Bill 2003 be taken into consideration. Sir, this bill by itself is confined to
amending the 8th schedule of the Indian Constitution, which lists the recognized languages. The amendment seeks to include Bodo language also in the 8th schedule. There has been a demand for the inclusion of this language. There's also a demand for the inclusion of several other languages in the 8th schedule, including one just named by the opposition member, Santhali. And so far as the other languages are concerned, I'll say a few words about it. But so far as Bodo is concerned, this inclusion of the Bodo language in the schedule is in pursuance of a very valuable memorandum of settlement arrived at between the representatives of the Bodo community, the Assam state government, and the government of India some time back. And as a result of which, only a few days back, there was a massive gathering in Assam, in which the Chief Minister of Assam also was present, and those who were members of the Autonomous Council set up under that settlement, they also were sworn in, and the feeling of joy among all was so widespread. They laid down their arms, they handed over arms, and there was a feeling that peace has come to the area and harmony had come to the area. And part of the settlement was also that the government of India would consider inclusion of the Bodo language in the 8th schedule. And on this occasion, two senior members from the opposition, Priyaranjan Das Munshi and Basudeva Acharya, gave notice that Santhali also should be included. We considered, the government considered the whole thing, and we have included 3 other languages, Santhali, Maithili and Dogri. And this amendment will be there as an official amendment very shortly. At the present point of time, so far as the bill is concerned, it refers to Bodo, and I commend this bill to the House for unanimous acceptance. The honourable members, this is a constitutional amendment, and I would like to request the honourable members who want to speak to be as brief as they can, because at 4:30 there is a compulsion for starting the another resolution, and therefore at 4:30 I would like to take the voting on this. Anadi Sahu, yes. Thank you, sir. Speaker, sir, it is a welcome vote for inclusion of the Bodo language in the 8th schedule. As has been indicated, sir, it is the memorandum of settlement which has brought about peace in Assam and particularly in Bodoland. And Mr. Basmutiari, who had been championing the cause, is the person who had taken lots of steps in this thing, and the Deputy Prime Minister had started this thing. Now, sir, there is peace and harmony in that area. Sir, as the Deputy Prime Minister has said, other languages are to be included in the 8th schedule. When the Constitution was drafted, sir, 14 languages were taken, but the objective reason for which those 14 languages had been taken had not been indicated. At a later stage, 4 languages were taken. Now it is necessary that other languages also should be taken in, like the Bodo which has come. The Santhali also has to be taken in, because Santhali is a very rich language with a script of its own. Pandit Raghunath Murmu from Mayurbhanj district of Odisha had started this thing, and there are lots of people in Odisha, Jharkhand, West Bengal who speak Santhali, and a very rich language for that matter, sir. You would kindly appreciate, sir, Santhalis are a proud and good people
you will find mention of the Santalis in Harsh Charit of Banavat. Long back it had been indicated there. And they deserve also some consideration now. And the Bodo language, which has been in the Devanagari script, is a very good innovation and necessary. I would suggest, sir, whichever languages are being taken up now in the 8th schedule should be in the Devanagari script, because that will be a cementing bond for all the people of India. And I support this Constitution Amendment Bill, sir. Thank you. Earlier there was The honorable member is on his way. linguistic minority commission was there, and there are some report recommended their report. In one their recommendation, it is said very agitated about that. for this people belonging to minority language, it should be medium of instruction in a school if this number of students may be 40 like that. That this type of some commission should be there. So the country it should It's be complete. it should be We have very the little time government should today. think Yes. how this many languages should be included in this 8th schedule. Thank you, sir. Sri Vishnu Muthiari. Honorable Speaker, sir, I am very much thankful to you, sir, for having given me an opportunity to speak on this very important bill, which has been moved by the Honorable Deputy Prime Minister, Sri L.K. Advani. And at the initial stage of my deliberation, I would like to thank the entire NDA government, particularly the Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee, the Honorable DPM, Sri L.K. Advani, and other allied groups of the entire NDA government. साथ ही साथ अपनी ओर से हैं वो सलकन मुर्मू और संथाली मिथिला वाले के रहने वाले लगभग 4.5 करोड़ लोगों की ओर से Yes. अपना सहकार व्यक्त करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कि मैथिली भाषा को भी असद सूची में जोड़ने के लिए यहां पर प्रस्ताव लेकर आए हैं। मैं सिर्फ Government has taken a note of your मिथिला suggestion. बड़ी पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जगह रही है। राजा जनक केवल एक वाक्य सीता में माँ के से स्थान। एक वाक्य में आप सजेशन करो, बाकी तो टाइम नहीं है हमारे। जी सर, You can make a suggestion only in one sentence. अब सर अब सबको अयोध्या की बात करते हैं, मेरे को एक बार मौका मिला मिथिला सीता माँ के जन्म स्थान की बात करने का, तो एक मिनट का समय मुझे देंगे। मैं इतना ही कहना, संक्षेप में ही बात को रखूंगा कि जो आज प्रस्ताव माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं उसका पुरजोर मैं समर्थन करता हूं। साथ ही साथ यह कहता हूं कि मिथिला और मैथिली ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पुरानी रही है। मैथिली भाषा की अपनी लिपि रही है, अपनी भाषा है। बंगाली में भी जो लिपि का उपयोग किया जाता है वह भी मैथिली का है, सिर्फ अ, ब और र में अंतर है। मिथिला ही एक ऐसी जगह है जहां पर आदि शंकराचार्य कभी शास्त्रार्थ में हारे थे तो मंडन मिश्र से हारे थे। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, अधिक समय नहीं, सभी कहते हैं आभार प्रकट करने के लिए, मैं मैथिली में आभार प्रकट करना चाहूंगा और आपका सहकार भी करूंगा कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत साधुवाद करे छे कि अहाँ के तरफ से ये मैथिली भाषा के अहाँ स्तंभ सूची में ले के लेल अहाँ जे तो प्रस्ताव अनलो हैं ओकरा लेल हम मिथिला वासी के तरफ से सबके तरफ से हम अहाँ का बहुत साधुवाद करे छी, बहुत सहकार करे छी। श्री मुर्मू, मिस्टर मुर्मू। स्पीकर सर, मैं भारत के तमाम संतालों की तरफ से और भारत के तमाम आदिवासियों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और इस सदन का संतालों की तरफ से, आदिवासियों की तरफ से आभार प्रकट करता हूं। और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि भारत में 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, उसमें एक भी आदिवासी भाषा नहीं था। आज पहला दिन है कि बोडो भाषा और संताली भाषा के रूप में 2 आदिवासी भाषाओं को मान्यता मिल रही है। और इसकी मान्यता से आदिवासियों के बीच में शिक्षा का प्रचार और उनके बीच जो ड्रॉप आउट रेट है ये सब खत्म होगा और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने का हमें एक बड़ा अवसर मिलेगा। और हम लोगों ने हाल में भारत के राष्ट्रपति और विरोधी दल के नेता को भी मिला और मैं इस पार्लियामेंट को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं संताली में 2 शब्द बोलकर कि तेहें भारत ऋण संताल से खोज नोआ पार्लियामेंट
नोआ सरकार आड़ी आड़ी गुण मानाव सरहाव और जोहार। धन्यवाद। Just 1 minute. Murmu, yes. सर संताली भाषा में मैं बोलूंगा। तेहें नोआ दिन दो हो कनो ऐतिहासिक दिन। भारत दिसम रे तीनक संताड़ में ना कुआ। तो संताड़ गाड़ी को रिस्क है कना। और नोआ भाषा दो इंटरनेशनल भाषा कना। नेपाल रे बांग्लादेश रे ओना करे हो संताड़ को मिला का उनको को रिस्क है कना। मुझे बताओ तो क्या बोला आपने अभी? मैंने बोला कि जितने संताल लोग हैं भारत में जितने संताल लोग हैं भारत के बाहर जितने संताल लोग हैं खुश हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद। Clause number 2 as amended. The copies are cleared. I say yes. True, sir. Thankful to the government for accepting the amendment. But sir, I like to be, since you did not give me the chance when I wanted to speak, I will request the Home Minister, who is taking care of the national security of the nation, that the great ethnic passion among the Rajbangshi community in North Bengal, in which the Kamtapuri people have been shouting days and out, I request the Home Minister to contain the agitation. Please do consider, if the House is not dissolved in the next session, to consider the matter in merit of the Rajbangshi community's Rajbangshi language. Your humble submission, I represent from the region, many people are threatened every day. Why not take it up the issue? I humbly appeal to Home Minister to consider the matter. With the adoption of the Government Amendment number 4, the object of the members of the Santali language is achieved, and therefore I am not calling that. Now, clause number 2 as amended, the copies are clear. I shall now put clause number 2 as amended to the vote of the House. The question is that clause 2 as amended stands part of the bill. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 337, noes nil, ayes have it. The motion is carried by majority of the total membership of the House and by majority of not less than 2/3 of the members present and voting. Clause 2 as amended stands part of the bill. There is an amendment to clause 1. Now Mr. Minister to move his amendment number 3. I move, sir. Has been circulated. 90 seconds. So agree? Instead of 100, it's 90 seconds. The question is that amendment number 3 be adopted. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Amendment number 3 is adopted. I shall now put clause 1 as amended to the vote of the House. The question is clause 1 as amended stands part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause number 1 as amended stands part of the bill. Enacting formula and long title. I shall now put the enacting formula and the long title to the vote of the House. The question is that enacting formula and the long title stands part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Enacting formula and long title stands part of the bill. The Minister may now move that the bill as amended be passed. Sir, I move that the bill as amended be passed. The copies are clear. I shall now put the motion that the bill as amended be passed to the vote of the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of India be passed. Now division. Subject to correction, the result of the division is ayes 338, noes nil, ayes have it.
The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members present and voting. The bill as amended is passed by the requisite majority in accordance with the provisions of Article 368 of the Constitution. Next item, this is to be opened now. Lobbies be open. We start with ING. 30.